जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 9 के लिए मॉडल पेपर, ये वार्षिक परीक्षा के लिए है और 2021-22 मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 विषय हिंदी। यहाँ पर तो लिखा गया केवल प्रश्न पत्र, लेकिन हम इसका पूरा फुल सॉल्यूशन भी कराएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक 70 है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसे देखते हैं तो कम से कम 35 से 40 नंबर तो आपको कन्फर्म हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप से पेपर आएगा और आपको इसमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो 100% संभावना है कि 35 से 40 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछा अवश्य जाएगा। और हम इस पीडीएफ का, इस पेपर के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं, हम इसका फुल सॉल्यूशन करवाएंगे। सबसे पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। पूर्णांक 70 जो कि जानते हैं 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ से 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनके उत्तर OMR सीट पर देने होंगे, ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए आने का मतलब OMR आपको भरना आना चाहिए, नहीं भर पाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। 20 नंबर का आता है वो, यही है। इन 20 जो बहुविकल्पी होंगे उनके उत्तर आपको OMR सीट पर देने होंगे। और खंडवा में 20 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको जो उत्तर पुस्तिका जो कापी मिलेगी उसमें लिखना है, और प्रत्येक अंक के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। अब हम सीधे खंड आ पर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे खंड आ में शुरू होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ 1 × 20, इसका मतलब कि 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद या देवकी नंदन खत्री। तो इसमें से मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन, गोदान, ये सब उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। तो ये प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद आपके पाठ के बुक में है, तो याद रहना चाहिए कि गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क, जो कि आपके सिलेबस में है, तो ये तो नहीं गलत करना है। इसके बाद तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती के संपादन से ही द्विवेदी युग का निर्धारण हुआ है, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, कवि वचन सुधा के संपादक, तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। एक बात अब यहीं से और जान लीजिए कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है, तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। बहुत से लोग ये ए ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ए ऑप्शन जो है रॉन्ग है, सही है द्विवेदी युग। इसके बाद आता है छठा प्रश्न, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन ही राम के प्रति समर्पण कर दिया। इनका एक ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि इतना प्रसिद्ध है कि ये आज तक बहुत ही श्रद्धा भाव से हर हिंदू घर में पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हम 7वें प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ये चारों ही छायावाद के दृढ़ स्तंभ है, लेकिन अब ऑप्शन तो 4 ही होता है, इसलिए 3 का नाम दे दिया और एक सुमित्रानंद पंत है। ये चारों ही छायावादी के दृढ़ स्तंभ हैं, तो ये वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, जो कि आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। और हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? सरहपा को। किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत नाम दिया है, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम किसने दिया? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। राहुल सांस्कृत्यायन बहुत ही बड़े घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ का मतलब ये यात्रा वृत्तांत, ये यात्रा साहित्य के बहुत ही बड़े लेखक हैं, ये बात आप समझ सकते हैं।
कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि के कवि कौन है? वहाँ पर आया था राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो इसमें से हो जाएंगी मीराबाई। अगर इसमें रहता सूरदास तब हो जाता सूरदास, लेकिन सूरदास और मीराबाई बहुत ही प्रतिनिधि यानी बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है। अगर दोनों साथ ही देगा तो आप मीराबाई पर ही लगाइएगा। इसके बाद ये देखिए 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव आप लोग जानते ही होंगे। वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है। अगर अगर देखिए आ रहा है तो आसान है, और नहीं आ रहा है तो कठिन है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी चलने वाला नहीं। अगर आ रहा है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको 1 नंबर मिलने में, नहीं आ रहा है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको 1 नंबर जाने में, और यही छोटे छोटे नंबर ही आपकी मेरिट को बढ़ाते हैं। फिर 12वां है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आप दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर भी चा है, चा है, चारु में चा है, चंद्र में चा है, चंचल में तो डबल चा है। तो जब चा 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 बहुत ही बार आ रहा है, यानी एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति हो रही, तो भैया हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों के ये कोर्स में एक अच्छा 9 वालों के लिए। इसके बाद आता है कि बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये चौपाई है। जब हम इसे इतने अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई भी इसे पढ़ सकता है, एक ही यही पहचान होती चौपाई में, ठीक है। वैसे भी चौपाई की परिभाषा दोहा और चौपाई आप में है कि हम दोहा को और चौपाई को कैसे पढ़ेंगे, हम इसकी एक वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं, तो ठीक है। तो इस 13वें में चौपाई सही हो जाएगा। फिर 14वां वाला प्रश्न है कि प्रतिदिनम में कौन सा प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दिनम दिनम प्रति से कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद हम अपने 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भाई बहन देवी देवता के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आप यहाँ पर समझ रहे हैं किस विराम चिन्ह के? यही जो भाई और बहन लिखा हुआ है, दोनों के बीच में देखिए ना, एक ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है ना, और देवी देवता के मध्य में देखिए ऐसे बीच में बना हुआ है, यहीं पर वहीं पर भाई बहन के बीच में ऐसे बना हुआ है। तब ये तो इसी चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो इसी चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं, जो कि इसका उत्तर है। अब आता है 16वां प्रश्न, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं कि दुर्भाग्य का विलोम क्या है। अब हम अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वैसे आप लोग इसे जानते ही होंगे कि दुर्भाग्य का विलोम कौन है, ABCD में से कौन सही है। अब इसके बाद हम 17वें प्रश्न की तरफ देखते हैं कि गृह सदन गे किसके पर्यायवाची हैं? तो गृह सदन गे घर के पर्यायवाची हैं। गृह मतलब घर होता है, सभी लोग जानते हैं, और सदन मतलब भी होता है, लेकिन गे शायद नहीं जानते होंगे, तो गे को भी जान लीजिएगा। चलिए अब हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि स्वागतम में संधि है। स्वागतम में संधि, स्वागतम की संधि क्या होती है? कि सुधन आगतम बराबर स्वागतम। इसमें क्या लग रहा है? इको यड़ची सूत्र लग रहा है, यानी इक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार में बदल रहा है। तो इको यड़ची यानी इक प्रत्याहार से यड़ प्रत्याहार में जब बदल रहा है तब ये हो जाएगा यड़ संधि, ठीक है। हम 19वें को देखते हैं, राज्ञा या किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो ये ए वाला सही, यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। हम देखते हैं गच्छन्तु रूप किस लकार का है? तो गच्छन्तु रूप लोट लकार का है। इस प्रकार हमने 20 नंबर को कवर किया, और हम ये गारंटी देते हैं कि इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये 20 हो। अब इसके बाद हम खंड बा में देखते हैं कि खंड बा यानी 21वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक गद्यांश दिया गया है, हम नीचे पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसका प्रश्न तो आप लोग इसे पढ़िएगा, लेकिन हम उत्तर बताएंगे कि मोटर चली गई, मूर्ति की भांति निश्चल कौन खड़ा रहा? यहीं पर देखिए इसका उत्तर है कि मोटर चली गई तो बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। कौन मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा? तो बूढ़ा मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा, इसका आंसर है। और दूसरा, संसार में कैसे मनुष्य होते हैं? तो संसार में हम इसी में से खोज के आपको भी लिख लेना है। यहीं से देखिए, संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते।
संसार में कैसे मनुष्य होते हैं? संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? सभ्य संसार कैसा है? तो सभ्य संसार इतना निर्मम एवं कठोर है, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। तो इस प्रकार हमने एक गद्यांश को किया। दो गद्यांश है, ये किसी लकीर को मिटाए वाला है, और ऊपर बूढ़ा वाला तुमने एक कर दिया, एक आप अपने से कीजिएगा खोज के, ये तो आसान है। अब इसके बाद 22वां आता है, 22वें में भी दो है, तो दो में से एक ही करना है। क्या करना है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना था, इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देना है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। थोड़ा सी गले में दिक्कत है। तो खर्चे न होई कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवरिया, सतगुरु भव सागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो इसका पहला प्रश्न है, मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है? तो मीरा ने श्री कृष्ण की विशाल भक्ति संपदा को प्राप्त कर लिया है। तो कौन सी पूंजी को खर्च करने पर कम नहीं होती? तो ये जो श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति है, वो जितनी भक्ति करेंगी वो उतनी बढ़ती जाएगी, ना कि कम होगी। और फिर तीसरा प्रश्न है कि मीरा ने किस सागर को पार कर लिया है? तो मीरा ने भव सागर को पार कर लिया है। अब इसके बाद आता है दूसरा वाला काव्य पंक्तियाँ। तो दूसरी काव्य पंक्तियों को आप स्वयं कीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आता है 23 का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि दो दिया गया है, हमें एक का करना है। हम इसी पहले वाले को पढ़ते हैं कि विश्व विस्तृता स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य शिष्यासीत्। विश्व विस्तृता मतलब विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महाभाग के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य ऋद्धिं घोषा कृताः। वे न केवल भारत देश के अपितु यानी बल्कि पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म की उद्घोषणा किया। कौन? विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद। तेन अन्यैश्च शिष्यै जनानां कल्याणार्थ, ये यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नहीं होगा, ये होंगे रामकृष्ण परमहंस, ये गलती से। तो तेन अन्यैश्च शिष्यै जनानां कल्याणार्थ, यानी इनके अन्य भी शिष्य लोगों की कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम को स्थापित किए। और ईश्वरानुभवा दुखिताम जनानाम सेवाया सुचिता इति रामकृष्ण महान संदेशा। भगवान का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से प्राप्त होता है। यानी भगवान का अनुभव कैसे प्राप्त होता है? दुखी लोगों की सेवा करने से। इति रामकृष्ण महान संदेशा, या रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश था। अब इसके बाद श्री कृष्ण वाला आता है। श्री कृष्ण वाला आप अपने से कीजिएगा। और अब हम आते हैं निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाला आप अपने से करेंगे, क्योंकि हम अभी तक पहला वाला ही करते आ रहे थे। हम इस दूसरा वाले को बताते हैं। मनीषिड़ा मतलब विद्वान, और संत मतलब होते हैं जो विद्वान होते हैं। नाते हितैषिड़ा, हितैषिड़ा मतलब हितैषी। तो मनीषिड़ा संति नाते हितैषिड़ा, जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते हैं। और हितैषिड़ा संति नाते मनीषिड़ा, जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। सुहृच्य विद्वानमपि दुर्लभो नृणाम, दोनों एक साथ मिल जाएं यह दुर्लभ है। यथो औषधम स्वादुम हितम च दुर्लभम, जैसे औषधि यानी दवा स्वाद भी दे और रोग को भी ठीक कर दे, ऐसा असंभव है। उसी प्रकार कि हितैषी और विद्वान एक साथ मिल जाएं, इस प्रकार यह असंभव है। अब इसके बाद आता है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो इसकी कथा वस्तु आप स्वयं करेंगे। ये जो 5 नंबर का आएगा एकांकी से, तो एकांकी तो आपका तैयार रहना चाहिए, अथवा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि तीसरे का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनका किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ये देखिए
प्रेमचंद और महादेवी वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप इनमें से महादेवी वर्मा का याद करते हैं तो महादेवी वर्मा का हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, तो आप लोग महादेवी वर्मा को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और तीनों में से आप किसी जीवन परिचय तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का ही परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो इसमें से कबीर हैं, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें से देखिए, आप अगर जयशंकर प्रसाद का याद करते हैं तो 9, 10, 11, 12 सभी में जयशंकर प्रसाद का पूछा जाता है। और हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय का वीडियो बनाया है, जो कि बहुत ही हमने बेहतरीन तरीके से बताया है। आप उस वीडियो को देखिए और जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय को अपने दिमाग में बैठाइए। अब इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा और एक आसान सा प्रश्न पूछा जाता है, जो कि एकदम फिक्स रहता है, एकदम कन्फर्म रहता है कि ये आता है। क्या आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसे आप तो अपने आप ही कर सकते हो। 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है रामा कश्मीर वंश से उत्पन्न आसीत, तो रामा इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न आसीत। दूसरा है स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस शिष्य आसीत। 2 हो गया और वो 3 और ये दो बचता, इसे आप स्वयं करेंगे। 6वां है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना रास्ता साफ रखना, और आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को करना। 2 हो गया और 2 आप स्वयं करेंगे। हम देखिए केवल आपको दिशा दे सकते हैं, आपको अपने कंधे पर बैठा कर नहीं ले कर जा सकते हैं। अब हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम घुमा दें आपको याद हो गया, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 7वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो वह जाता है, सा गच्छति, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। तो तौ विद्यालयम गच्छतः, हम सब फल खाते हैं। तो वयम फलम खदामः, खदामा, वयम फलम खदामा, तुम फिल्म देखते हो। तो त्वम चलचित्रम दृश्यसी। तो हमने इसे चारों बता दिया। अब इसके बाद आता है 8वां, छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये 5 नंबर का आएगा पत्र। या तो अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या तो आप किस लिए छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेंगे, या तो बीमार होने पर। तो ये है क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर 2022। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमने इसे एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद।